वेलकम टू स्टूडेंट सिटी। स्टूडेंट सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अल्कोहलों के रासायनिक गुण। कल जो हमने पढ़ा था वो अल्कोहलों की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा था। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं ये पढ़ा था। डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं ये पढ़ा था। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं ये पढ़ा था। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं ये पढ़ा था। इसके अलावा जो हमने पढ़ा था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा था। तो आज हम बात करने वाले हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण क्या होते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसी और प्रोडक्ट से, किसी और परमाणु से या अणु से किस तरह से रिएक्शन करते हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, रासायनिक गुण होते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, रासायनिक गुण होती है ROH। तो इसका जो OH ग्रुप है वो दो तरीके से टूटता है। एक तो OH इस तरह से टूटता है, O अलग और H अलग, और एक जो टूटता है पूरा का पूरा O रिप्लेस होता है R से, O रिप्लेस होता है R से। तो दो तरह से इसके केमिकल रिएक्शन पढ़ने हमसे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जब OH पूरा का पूरा रिप्लेस होगा, जब OH पूरा का पूरा रिप्लेस होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल के PCl5 से अभिक्रिया, अल्कोहलों की PCl5 से अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। तो पूरी केमिस्ट्री की जो सबसे हल्की रिएक्शन है वो है PCl5 से अल्कोहलों की रिएक्शन, ROH प्लस PCl5। PCl5 है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसमें क्या होता है, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं, उसके बाद में समझाऊंगा। RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, ये जो हमारा OH समूह है, OH ग्रुप है, ये Cl से रिप्लेस हुआ है, Cl से विस्थापित हुआ है पूरा का पूरा OH समूह। ठीक है, और हमारा जो इसमें यहाँ पर O था, OH पूरा का पूरा रिप्लेस हुआ और H के साथ में तो HCl निकल गया और P के साथ में POCl3 निकल गया। ठीक है, RCl निकल गया। इसका नाम हुआ एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम हुआ एल्किल क्लोराइड, इसका नाम हुआ फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, तो जो अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, वो PCl5 के साथ अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी हैलोजन से रिएक्शन, हैलोजन अम्लों से रिएक्शन। हैलोजन अम्लों से किस तरह से रिएक्शन करता है, तो देखिए हैलोजन अम्ल जो होते हैं वो होते हैं, पहले अल्कोहल लिख देता हूं मैं, ROH प्लस RX, सॉरी HX जो होते हैं वो हैलोजन एसिड होते हैं। तो हैलोजन एसिड जो होता है वो ZnCl2 की उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा, पूरे से रिएक्शन करेगा और ये H2O बना लेगा, H2O बना लेगा। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पर निकलेगा वो RX निकल जाएगा, R और X। ठीक है, तो ये R और X जो है ये है एल्किल हैलाइड, जैसा कि मैंने अपनी पुराने लेक्चर में बताया है। जो पुराने लेक्चर है मेरे, उसमें एल्किल हैलाइड को हमने पढ़ा था, पहला चैप्टर है एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ROH जो है वो हैलोजन एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं। हैलोजन एसिड में हमें पता है क्या क्या आता है, HCl, H की जगह H, X की जगह Cl, HBr और HI, और ROH में हम C2H5OH, CH3OH कुछ भी ले सकते हैं। तो एक रिएक्शन हम करके देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब मान लिया हमारे पास है C2H5OH,
प्लस इसकी अगर हम रिएक्शन कराएं HCl से, तो क्या होगा, ये जो हमारा इतना पार्ट है ये तो हमारा हो जाएगा H2 प्लस यहां पर रह जाएगा C2H5 Cl, ये जो C और ये आया है एथिल क्लोराइड। ये जो रिएक्शन मैं करा रहा हूं ये इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं। तो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो C2H5Cl एथिल क्लोराइड बनता है, इसी तरह से क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमाकर आएगा। कभी कभी दे देंगे कि C2H5OH दे दिया, इसके बाद में यहाँ फिल इन द ब्लैंक दे देंगे, C2H5Cl दे देंगे, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, तो हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स जो होंगे भरने होंगे एग्जाम में। तो एग्जाम में घुमा के वही रिएक्शन आएंगी। तो ये रिएक्शन का पर्पस जो है ये यही है कि एग्जाम में किस तरह से आएंगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ अल्कोहलों की केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्कोहलों के रासायनिक गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अल्कोहलों की SOCl2 से अभिक्रिया, थायोनाइल क्लोराइड से अभिक्रिया। थायोनाइल क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे अल्कोहलों की, और ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया कहलाती है डार्जन विधि, जिसकी हमने एल्किल हैलाइड में भी बात की थी। तो ROH प्लस SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, एरो ये आएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये देखो R था यहाँ पर, OH O जो है SO के साथ में निकला है, SO के साथ में ये O निकला है, SO2 और H जो है वो निकला है एक Cl के साथ HCl, और एक Cl बचा तो वो R के साथ निकल गया, और इसका नाम हुआ एल्किल क्लोराइड। एल्किल हैलाइड नहीं होगा क्योंकि Cl है, तो एल्किल क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है वो थायोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या करेंगे, एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। यह जो अभिक्रिया है वो डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्वेश्चन आएगा कि डार्जन विधि पर टिप्पणी लिखिए, डार्जन विधि क्या है, क्या फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा। तो हम जो करेंगे क्वेश्चन अगर हमें थ्योरी याद होगी तो हम डार्जन विधि एकदम लिख देंगे। हम लिखेंगे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाता है। मोनो अल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाता है। यह अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया कहलाती है, डार्जन प्रोसीजर कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। इसका एक फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। C2H5OH प्लस SOCl2 एरो, तो यहां पर हमारा हो जाएगा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। यहां जो हमारा R है इसमें हम मेथिल भी रख सकते हैं, एथिल भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, जैसे CH3OH रख सकते हैं, प्लस SOCl2 से रिएक्शन करा देंगे तो हमारा बन जाएगा CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। या फिर प्रोपिल अल्कोहल ले लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल में, थर्ड डिग्री अल्कोहल ले लेंगे जिसकी हमने बात करी थी, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे तो एल्किल क्लोराइड ही आएगा। मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, टर्शियरी लेंगे तो ब्यूटिल क्लोराइड, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से अल्कोहल किस तरह से किया जाता है।
सल्फ्यूरिक एसिड से किस तरह से। पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा, उसके बाद में थ्योरी बताऊंगा, क्योंकि रिएक्शन देखने के बाद में हम थ्योरी समझ जाएंगे। देखिए ROH प्लस H2SO4, ठीक है। ऐड जो H2SO4 है यहां से एक H निकलेगा OH के साथ में, OH के साथ में एक H निकलेगा यहां से और ये बना लेगा H2O। देखिए यहाँ OH है, एक H यहां से निकला है और H2O बना लिया। तो प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है हमारा HSO4 एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका जो नाम है वो है एल्किल, इसका नाम है हाइड्रोजन और SO4 मतलब सल्फेट। तो पूरा जो नाम होगा वो होगा एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो जो हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है वो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं। कैसे? कंसंट्रेशन शांत H2SO, कंसंट्रेशन मतलब शांत H2SO। तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट है ये बहुत सारे यौगिक इससे निकलते हैं। तो हम बात करने वाले हैं उन यौगिकों की जो बनने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहां पर C2H5OH प्लस H2SO4 एरो। तो यहां पर हमारा R की जगह पर C2H5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि R की जगह पर हमने लिया है C2। उसके बाद में HSO4 आ जाएगा प्लस H2 और ये जो हमारा आया है C2H5 HSO4 इसका नाम होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की दो रिएक्शन होंगी अलग अलग। एक होगी 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, जो हमारी दूसरी होगी वो होगी 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। दोनों टेम्परेचर पर हम देखते हैं अलग अलग यौगिक बनेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की। देखिए C2H5 HSO4 की जब रिएक्शन प्लस C2H5OH से अगेन कराते हैं, दोबारा कराते हैं 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से दोबारा कराते हैं। तो यहां से क्या होगा, हमारा एक हाइड्रोजन जो ये वाला ये रिप्लेस होगा HSO4 के साथ में और HSO4 के साथ में ये बना लेगा H2SO4 प्लस उसके बाद में क्या होगा, हमारा बचेगा C2H5O C2H5। तो C2H5O C2H5, ठीक है। तो ये जो है डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल और ये प्रयोगशाला विधि है डाई एथिल ईथर की बनाने की। पूरी विधि ये प्रयोगशाला विधि है जिसकी हम आगे जाकर जो एक पूरा का पूरा टॉपिक होगा, पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा अपना आप में एक टॉपिक होगा ईथर, तो उसमें हम डाई एथिल ईथर की चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसके रासायनिक गुण, उसके उपयोग, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके भौतिक गुण। तो हमने एक चीज तो यहीं पर देख ली कि डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि क्या होगी। तो आगे जाकर जब हम ईथर पढ़ेंगे तो उसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी कि डाई एथिल ईथर किस तरह से बनती है। हम करेंगे प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जिसकी अभिक्रिया पुनः C2H5OH से कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है तथा H2SO4 पुनः प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि भी हमें पता चल गई। इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं
कि ये तो है 140 डिग्री टेम्परेचर पर, 170 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होने वाला है। चलिए बात करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर C2H5HSO4 की अगर 170 डिग्री टेम्परेचर पर बनाते हैं तो क्या होता है। देखिए ये है C2H5HSO4। अब यहाँ पर हम इसे गर्म कर देंगे 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। कोई भी हम इसमें अदर प्रोडक्ट नहीं देंगे, तो हमारा क्या होगा, यहाँ से C2H4 प्लस H2SO4 निकल जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, H5 की जगह H4 हुआ और वो वाला H इस H के साथ मिलकर H2 बनाया और H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे का ही ऐसे आ गया। और ये जो हमारा सूत्र है इसका नाम है एथिलीन। ये जो फॉर्मूला है वो एथिलीन का फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो C2H5OH है वो सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करता है और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, जिसकी 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करने पर अगेन अभिक्रिया करने पर C2H5OH से क्या होता है, ईथर प्राप्त होता है। जबकि C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करने पर एथिलीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या रासायनिक गुण मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के, जिसमें OH समूह रिप्लेस होता है, OH समूह रिप्लेस होता है। इसके बारे में 2-3 रिएक्शन और हैं जिसमें OH समूह रिप्लेस होने वाला है, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। एक इसके बाद में 1-2 मोस्ट रिएक्शन है वो मैं करा देता हूं क्योंकि एग्जाम में होती है। एक है C2H5OH की रिएक्शन Al2O3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराने पर क्या होता है, तो C2H4 बनता है और प्लस H2O निकलता है। ये जो अभिक्रिया है निर्जलीकरण है, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण है। तो C2H5OH को Al2O3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो यहाँ से एक H रिप्लेस होगा और OH के साथ H2O बना लेगा और यहाँ हमारा बच जाएगा एथिलीन। इसके बाद में हम बात करते हैं अगर 250 से 250 Al2O3 की उपस्थिति में ही टेम्परेचर कितना कर दिया जाए, 250 कर दिया जाए, सेल्सियस कर दिया जाए, तब C2H5OH क्या होगा, क्या बनेगा। तो इसमें क्या होगा, C2H5O C2H5 प्लस H2O निकलेगा। ठीक है, ये 2 अणु लिए जाएंगे, तो 2C2H5 है, एक और एक 2 है। उसके बाद में H कितने थे, 2 थे, तो H 2 ये रहे। ऑक्सीजन कितने थे, एक ये रहा, एक ये रहा और 2 थे ऑक्सीजन भी, एक ये रहा और तो डाइएथिल ईथर इस तरह से भी बनता है। लेकिन ये क्या है, ये है अलग विधि, ये प्रयोगशाला विधि नहीं है, डाइएथिल ईथर नाम है। ठीक है, ये प्रयोगशाला विधि नहीं है। तो आ सकता है एग्जाम में कि Al2O3 की 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर C2H5OH को गर्म करते हैं तो क्या होता है, या Al2O3 की उपस्थिति में अगर 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एथिल अल्कोहल को गर्म करते हैं तो क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें CH3OH की, मेथिल अल्कोहल की, और Al2O3 की उपस्थिति हो और टेम्परेचर हो 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहाँ पर भी 2 अणु लिए जाएंगे और ये बनेगा CH3O CH3 प्लस H2O। अगर मेथिल अल्कोहल है तो बनेगा डाइएथिल ईथर, अगर एथिल अल्कोहल है तो, अगर मेथिल अल्कोहल है तो बनेगा डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर। जो टेम्परेचर रहेगा वो 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा Al2O3।
इसके अलावा क्या होगा, C2H5OH की H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो हमारा C2H4 प्लस H2O बनता है। जो मैंने पहले भी रिएक्शन करा है कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, उसकी 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि OH समूह किस तरह से रिप्लेस होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। इसके बारे में हम बात करेंगे OH जब रिप्लेस होता है इस तरह से कि O खाली H जो हमारा HH है वो रिप्लेस होगा, आपके OH रिप्लेस नहीं होगा ROH से। इसके बारे में बात करें तो चलिए चलते हैं। अब बात करेंगे ROH में से कौन सा ग्रुप रिप्लेस होगा, बस हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो सबसे पहले हम कराएंगे पोटेशियम या सोडियम से रिएक्शन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, पोटेशियम या सोडियम से रिएक्शन। देखिए पोटेशियम या सोडियम से ROH प्लस 2Na 2RH तो क्या होगा 2RONA प्लस H2 निकलेगा। अभी समझा, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर 2R थे, 2R ऐसे के ऐसे, 2O थे तो 2 ऐसे के ऐसे, 2 Na थे ऐसे के ऐसे। ये जो है हमारा H टूटा है यहाँ से और टूटने के बाद में अलग निकला है हाइड्रोजन। तो हम मान लेते हैं R की जगह पर कुछ और लेकर, जैसे हमने ले लिया C2H5OH प्लस 2Na और L 2C2H5ONA प्लस H2, ठीक है। इसका नाम है एथोक्सी एथेन या एथोक्सी एथेन सोडियम एथोक्साइड। इसका जो नाम होगा वो होगा सोडियम एथोक्साइड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है वो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्कोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। क्या है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है हमारे वो सोडियम के साथ रिएक्शन कर सोडियम एल्कोक्साइड बनाते हैं, जैसे सोडियम एथोक्साइड। रिएक्शन का जो पर्पस है वो ये है, ये जो रिएक्शन है आ जाती है कि एथिल अल्कोहल से सोडियम एथोक्साइड किस तरह से बनाते हैं, एथिल अल्कोहल से सोडियम एथोक्साइड किस तरह से बनाते हैं। इसके अलावा एक विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है C2H5ONA की अभिक्रिया C2H5I या C2H5Br से कराते हैं तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके एस्टरीकरण की, इसके बाद में बात करेंगे एस्टरीकरण की, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एस्टरीकरण की। देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो सामान्य सूत्र है वो ये होता है, ठीक है, RCOH प्लस इसकी जो रिएक्शन कराएंगे हम कराएंगे, मैं उल्टा लिख देता हूं HOR। अभी भी ये ROH ही है, ठीक है, अभी भी क्या है ROH ही है, अभी भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही है, केवल इसे उल्टा लिखा है। इसमें क्या होगा, इसे एस्टरीकरण क्यों कहा जाता है, इसे एस्टरीफिकेशन क्यों कहा जाता है। तो यहां से क्या होगा, ये देखिए, ये हमारा यहां से टूटेगा, H यहीं से टूटेगा, एल्कोहलों पर जो है H यहां से टूटेगा हमेशा, क्योंकि हम वाली रिएक्शन कर रहे हैं H टूटने वाली, H2O प्लस। यहां पर हमारा क्या बचा, H2 निकलने के बाद में हमारा बचा RCOO
RCOOR गैस। और ये जो होते हैं, ये जो सामान्य सूत्र है ये है एस्टर का, एस्टर का सामान्य सूत्र। तो जो हमारे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या करते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण या एस्टरिफिकेशन कहलाती है। When monocarboxylic acid reacts with monohydric alcohol, the compound formed is ester. The compound formed is ester या group formed is ester। देख लेते हैं किस तरह से एस्टर बनते हैं। मान लिया यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3 COOH, CH3 COOH, R की जगह पर CH3 लिया है, प्लस यहाँ पर ले लेते हैं हम HOC2H5। अभी भी ये एथिल अल्कोहल ही है क्योंकि C2H5OH लिया है, एरो कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा है वो यहीं से टूट जाएगा और हमारा जो H2O तो निकल, हमारा H2O निकल। अब जो बचा है हमारे पास CH3 CO बचा है, एक कोई ले रहा हूं और C2 बचा है, तो हमारा बचा है CH3 COO C2H5 CH3 COO C2H5 और इसका जो नाम है वो नाम है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एसीटेट, इसका जो नाम है वो है एथिल एसीटेट। तो इस तरह से एस्टर बनते हैं। तो ये जो रिएक्शन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तब भी हमें ये रिएक्शन पढ़नी है, और जब हम एस्टर की बात करेंगे, एस्टर किस तरह से बनते हैं, जब हम एथिल एसीटेट बनाएंगे तब भी हम ये रिएक्शन पढ़ेंगे। तो 2-3 जगह पर ये रिएक्शन हमें पढ़नी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक एसिड से कराते हैं। तो हम लिख देंगे कि जब एसिटिक एसिड की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अल्कोहलों का एस्टरीकरण या एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कहलाती है, अल्कोहलों का एस्टरीकरण हो रहा है। इसके बाद में बात करेंगे हम एसिटिलीकरण की, ये था एस्टरीकरण। इसके बाद में जो बात करेंगे हम वो करेंगे एसिटिलीकरण या एसिटिलाइजेशन, एसिटिलाइजेशन। तो एसिटिलीकरण जो है वो होता है हमारा, देखिए ये है RCOCl, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का क्लोराइड है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का क्लोराइड। तो प्लस RCOCl मोनोकार्बोक्सिलिक अल्कोहल लिखेंगे यहाँ पर, फिर से वही मैं लिख देता हूं उल्टा HOR, अभी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ही है क्योंकि यहाँ पर उल्टा किया है और कुछ नहीं। चलिए एरो लगा, तो ये जो हमारा H के साथ में है ये Cl, क्योंकि हम H को तोड़ने वाली रिएक्शन पर हमें निकल जाएगा और हमारे पास बचेगा ये R प्लस HCl, यहां से HCl निकला है और RCOOR बचा है, ठीक है, इस तरह से बचा है। तो जो एसिटिलीकरण हुआ है इसमें क्या हुआ है, जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है उनके जो क्लोराइड है उनसे रिएक्शन कराते हैं हम किसकी, मोनोकार्बोक्सिलिक अल्कोहल की, मोनोकार्बोक्सिलिक अल्कोहल की, तो एस्टर प्राप्त होते हैं। तो यह अभिक्रिया एसिटिलीकरण कहलाती है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराने पर एस्टर प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसका भी फॉर एग्जांपल करके देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देख यहां ले लेता हूं मैं CH3 COCl, R की जगह पर CH3 है प्लस यहां फिर से ले लेता हूं OH, सॉरी HOC2H5, एथिल अल्कोहल उल्टा करके लिखा है, ठीक है। तो यहां से फिर से क्या होगा हमारा,
ये टूट जाएगा और प्लस में पहले HCl निकल जाएगा, प्लस हमारा क्या बचेगा CH3 COO C2H5 और इसका जो नाम है मैंने अभी बताया था, इसका नाम है एथिल एसीटेट। ये जो हमारा ग्रुप होता है CH3 COO ये एसीटेट कहलाता है, एसीटेट, ठीक है, एसीटेट। और यहां पर अगर C2H5 रख देंगे तो एथिल एसीटेट, CH3 रख देंगे इसके आगे तो मेथिल एसीटेट, C3H7 तो प्रोपिक एसीटेट। तो ये हमारा एसीटेट ग्रुप होता है, जिसके बारे में BSc में बहुत ही डीपली पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, ये एसिटिलाइजेशन, एसिटिलीकरण। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड जो बताया था वो मैंने कल बताया था कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होते हैं वो RMGX, इनका जो सामान्य रूप होता है वो RMGX की फॉर्म में होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्लस ROH। ये करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से अभिक्रिया। और ये क्या करते हैं, यहां से देखिए ये जो R है हमारा, ये इस H के साथ में, क्योंकि हाइड्रोजन तो रिप्लेस होना है किसी भी हालत में, हाइड्रोजन किसी भी हालत में रिप्लेस होना है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ही ये पढ़ रहे हैं कि अल्कोहल ग्रुप से हाइड्रोजन किस तरह से रिप्लेस होगा। चलिए तो हमारा R के साथ में मिला H और प्लस क्या बचा ROMGX। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने बताया था पहले, ये सामान्य फॉर्मूला होता है किसका, सामान्य सूत्र है किसका, एल्केन का, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, एल्केन। तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करते हैं तो एल्केन बनाते हैं। जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जब वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करते हैं तो एल्केन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल करके देख लेते हैं। देखिए मान लिया यहां पर हम रख देते हैं CH3OH प्लस RMGX, ठीक है। R की जगह पर यहां कुछ और लेते हैं CH3, यहां पर हम लेते हैं X की जगह पर CH, एरो में नीचे की साइड। अब क्या होगा, यहां से सेम इसी तरह से रिप्लेस होगा ये तो हमारा CH3 ये है, एक H यहां, और ये बन जाएगा हमारा CH4 प्लस CH3OMgCl, ठीक है। तो CH4 जो फॉर्मूला है वो किसका है, मीथेन का है, मीथेन का है, विच इज द पार्ट ऑफ एल्केन, जो क्या है, जो पार्ट है किसका, एल्केन ग्रुप का, एल्केन ग्रुप का, एल्केन गैसों का पार्ट है मीथेन। तो इस तरह से हमें जो है हमारा प्रूफ भी हो गया कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके एल्केन प्राप्त करते हैं। अच्छा, बहुत सारे जो डाउट होंगे आपके मन में वो ये होंगे कि हम जो रिएक्शन कर रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में वो प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में जो हम रिएक्शन कर रहे हैं वो प्राइमरी अल्कोहल से कर रहे हैं। चलिए द्वितीय से करके देख लेते हैं, तभी भी एल्केन ही आएगा। मान लिया CH3 CHOH से रिएक्शन करते हैं प्लस C2H5Mg Cl से भी अगर हम करते हैं तो सेम ऐसे का ऐसे टूट जाएगा, ठीक है, सेम ऐसे का ऐसे टूट जाएगा और हमारे यहाँ पर आ जाएगा C2H6 प्लस ये हो जाएगा CH3OMG
CHMG, CHOMgX या Cl, ठीक है। तब भी क्या बनेगा हमारा, अब बना है एथेन, तो यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर पर कोई भी जो रिएक्शन होगी बस यहां से होगी, इनके बीच में रिएक्शन हो रही है, बाकी सब टोटल ऐसे का ऐसे लिखना चाहते हैं। तो एल्केन बन है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है जब भी रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तो वो एल्केन बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से क्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑब्जेक्टिव में दे देंगे अल्कोहल, एल्किल हैलाइड, एल्केन या ईथर। तो हमारा जो टिक होगा वो होगा एल्केन पर, एल्केन पर। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एथेन बनाइए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एथेन बनाइए। तो अब हम तब भी क्या करेंगे, हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एथेन बना देंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हमने जो बात की है अभी दो तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। नंबर एक, अल्कोहल किस तरह से टूटता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज में OH समूह टूटता है, एक तो इस तरह से, और एक पूरा का पूरा रिप्लेस होता है, तो जब PCl5 से अभिक्रिया करते हैं तो पूरा का पूरा रिप्लेस होता है, जब हम हैलोजन एसिड से अभिक्रिया करते हैं तब पूरा का पूरा रिप्लेस होता है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो तब पूरा का पूरा रिप्लेस होता है, और इसके बाद में जब हम इसका एस्टरीकरण करते हैं तो एस्टर प्राप्त होते हैं, तो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, एसिटिलीकरण करते हैं तब हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, सोडियम या पोटेशियम इनमें से किसी से भी अभिक्रिया करते हैं तब हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में हमने अभी बात की, उससे भी क्या होता है, केवल हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे ये जो हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है इनमें प्राइमरी, टर्शियरी और ब्यूटिल अल्कोहल, मतलब प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय अल्कोहल होते हैं, ठीक है। प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल होते हैं। तो इनमें अंतर कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है विलयन देखने के बाद में हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा अल्कोहल। तो इसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। नंबर एक जो टेस्ट होगा वो होगा कॉपर के साथ अगर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किसी अज्ञात अल्कोहल को डालते हैं तो अलग अलग बनता है, एल्डिहाइड बनता है, कीटोन बनता है, इस तरह से बनते हैं। उसके बाद है ल्यूकोस परीक्षण, एक होता है लूकास टेस्ट या लूकास परीक्षण। उसके बाद होता है एक हमारा विक्टर मेयर विधि या विक्टर मेयर मेथड। तो हम बात करेंगे इन सब की। तो सबसे पहले बात करते हैं विक्टर मेयर मेथड की, क्योंकि जो विक्टर मेयर मेथड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। तो कोई हमारे पास अज्ञात अल्कोहल है, अननोन अल्कोहल, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, अगर हम इसमें फास्फोरस और I2 इससे रिएक्शन कराते हैं, फास्फोरस की उपस्थिति में I2 से, तो हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, अब एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया हम क्या करेंगे, AgNO2 से करा देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम जब AgNO2 से करा देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होगा, नाइट्रो एल्केन प्राप्त होगा, ठीक है।
उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो नाइट्रो एल्केन प्राप्त हुआ है, नाइट्रो एल्केन, इसमें हम मिला देंगे HNO2 प्लस NaOH। HNO2 प्लस NaOH मिला देंगे तो हमें अलग अलग कलर प्राप्त होंगे, अलग अलग कलर प्राप्त होंगे। अगर प्राइमरी होगा तो हमें लाल रंग प्राप्त होगा, वो विलियन लाल रंग का हो जाएगा। अगर सेकेंडरी होगा तो विलियन नीला रंग का हो जाएगा, और अगर टर्शरी होगा तो विलियन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रंगहीन, कलरलेस, कोई भी कलर नहीं होगा, रंग। तो जो थ्योरी लिखेंगे हम विक्टर मेयर विधि की, वो लिखेंगे किसी अज्ञात अल्कोहल में, किसी अज्ञात अल्कोहल की अभिक्रिया P फास्फोरस, इस तरह से P और I2 इस तरह से लिखेंगे, P और I2 से अभिक्रिया कराने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होती है। किसी अज्ञात अल्कोहल, किसी अज्ञात अल्कोहल में P और I2 से अभिक्रिया कराने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं, जिसकी अभिक्रिया AgNO2 से कराने पर नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं, नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया, नाइट्रो एल्केन में HNO2 प्लस NaOH का विलयन मिलाने पर, HNO2 प्लस NaOH का विलयन मिलाने पर अलग अलग कलर आते हैं। नंबर 1, अगर लाल कलर होता है तो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। नंबर 2, अगर रंग नीला होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, और अगर रंगहीन होता है, कोई भी कलर नहीं होता, तो टर्शरी अल्कोहल होते हैं। तो ये थी हमारी विक्टर मेयर विधि। उसके बाद में बात करेंगे हम लूकास विधि, लूकास परीक्षण की, लूकास टेस्ट की। ठीक है, तो चलिए लूकास एक रिजेंट है, उसमें है HCl प्लस ZnCl2 का मिश्रण। HCl और ZnCl2 का मिश्रण क्या करेंगे हम, अज्ञात अल्कोहल, अननोन अल्कोहल में मिला देंगे। ठीक है, कैसे अल्कोहल में, अननोन अल्कोहल जिसका हमें पता नहीं है कि अल्कोहल प्राइमरी है, द्वितीय है या तृतीय है। तो इसमें सबसे पहले मिलाएंगे इसका वो, तो इसकी रिएक्शन है, उसकी रिएक्शन नहीं थी, इतना भी ध्यान में रखना, उसकी कोई रिएक्शन नहीं थी, इसकी रिएक्शन है। इसमें ROH जो है एक अननोन अल्कोहल है, इसमें प्लस HCl और ZnCl2 यहाँ पर रखेंगे, और तो RCl प्लस H2O हमारा यहाँ पर होगा। देखिए इस तरह से H2O और RCl, तो एल्किल क्लोराइड बनता है। क्या होगा, जब किसी अज्ञात अल्कोहल में लूकास अभिकर्मक, ये जो है लूकास अभिकर्मक है, इसे मिलाते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। और अगर ये जो एल्किल क्लोराइड है कमरे के टेम्परेचर पर, जो कमरे का टेम्परेचर होता है 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर, उसमें क्या होता है, अगर जो हमारा तृतीय अल्कोहल होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा, तो धुंधलापन तुरंत उत्पन्न कर देगा। तो हम समझ जाएंगे इसमें क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है, तृतीय अल्कोहल है। उसके बाद में अगर धुंधलापन 5 से 10 मिनट में करता है, 5 से 10 मिनट में करता है, तो हम समझ जाएंगे कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इसके बाद में अगर धुंधलापन उत्पन्न ही नहीं करता है, तो हम समझ जाएंगे कि जो अल्कोहल है वो कैसा अल्कोहल है, वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये क्या है, PST की विधि है, PST में अंतर करने की विधि। ठीक, तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि लूकास परीक्षण क्या है। कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि लूकास परीक्षण है, और ऑब्जेक्टिव में दे देगा HCl प्लस ZnCl2, Na प्लस C2H5, NaHg और ZnHg।
तो हमें पता होगा HCl प्लस ZnCl2 क्या है, एक लूकास परीक्षण है, तो हम इस पर टिक कर देंगे। और कभी कभी पूछ सकता है कि लूकास परीक्षण किया जाता है एल्कोहलों की पहचान के लिए, एल्किल हैलाइड की पहचान के लिए, ईथर की पहचान के लिए, और कोई एक प्रोडक्ट दे देगा और कोई एक समूह का नाम दे देगा। तो हम टिक लगा देंगे कि क्या है, जो लूकास परीक्षण है वो किया जाता है एल्कोहलों की पहचान के लिए, एल्कोहलों के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल की पहचान के लिए। इसी तरह से वो दे सकता है कि विक्टर वेयर विधि जो है वो किस तरह से की जाती है, तो ये सब किए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और अंतर की, ये एल्कोहलों, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहलों में किस तरह से और अंतर किया जाता है। हमने दो अंतर की बात कर ली, एक तो विक्टर मेयर विधि और एक लूकास परीक्षण। तो तीसरा जो अंतर है वो है कॉपर के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है, अगर हम गर्म करते हैं C2H5, सॉरी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल, तो अगर प्राथमिक अल्कोहल होता है तो एल्डिहाइड देता है, अगर प्राथमिक अल्कोहल है तो एल्डिहाइड देता है, ठीक है। अगर द्वितीयक अल्कोहल है तो कीटोन देता है, कीटोन देता है, और अगर तृतीयक अल्कोहल है तो देता है एल्कीन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है, हम समझ जाते हैं कि कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन और जो टर्शियरी अल्कोहल है एल्कीन देते हैं। ये इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि जो आपको ये वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी और समझ में आया होगा आपको। अगर कोई आपका डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आपको अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।